अच्छा जी, आज बेटे हमारा इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। ये सेकंड टॉपिक आप लोगों को करवाने लगा हूँ। सेकंड टॉपिक में हमारे पास आ जाएगा, जो चीज़ें आएंगी वो कुछ इस तरह से है कि वो आप लोगों से कहेगा जी कि आप लोगों ने टाइम की मेजरमेंट, सॉरी लेंथ की मेजरमेंट्स लेनी है। हमारे पास टॉपिक जो वो आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा, दैट विल बी मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। अच्छा जी, अब इस चैप्टर में आप लोगों ने आज वाला ये जो टॉपिक है, इसमें ढेर सारी चीजें ऐसी होंगी जो पहले नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों को आप लोगों ने गौर से समझ लेना है। जिन चीजों को तुम लोगों को करवाने लगा हूं, इन चीजों को जरा गौर से समझ लेना। मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ वाले टॉपिक में हमारे पास सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वी हैव डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास ढेर सारे डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास जब लेंथ की मेजरमेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा बेटे, इसे आप लोग कहेंगे, हमारे पास आ जाता है मीटर रूल आ जाएगा। measuring tape, इसके बाद बेटे हमारे पास सेकेंडली आ जाएगा टेप या मेजरिंग टेप, इसे जो भी कह लें। micrometer, एक मिनट याद जरा, ये ना मेरा ख्याल है फिर हिल गया है। देख जरा नीचे से तार इसके, नहीं नहीं, तार नीचे से हिल गया शायद। तार ऐसा कर ऊपर रख। हाँ, इसे उठा के ऐसे ऊपर रख। चले, यहाँ से तार हिल रही है। उधर क्या दिया था सर? अगले वाले? ये सबसे इधर नहीं नहीं, इसी में इसके आगे। उससे आगे आई। इस वाले में? हाँ जी, तैयब को बुला। उमर, तैयब को बुला। अब सब ये बंद हो जाता है बार बार। बात क्या खेल के अंदर अब ऑटो हिल जाता। एक मिनट यार, बख्श तू रिकॉर्डिंग चला के रखी होंगी है। बंद कर दूं?
नहीं नहीं ठीक है, बाद में बेटा तू नहीं कांटी चांटी करनी है। सर मैनू एडिटर रख लिया। बस तेरी फीस में 2000 रुपया माफ है इस काम को। इतने पैसे सर? याद लगाए ना, कल ये चेंज ही कर देता हूँ, ठीक है। हाँ इसे ना चेंज करें, गारंटी ना मैं एक में भी हट जाएगा ठीक है। और सब एक साइड में भी ठीक है। ऐसे इसको जो एक नहीं सर ये तो बड़ी मजे की एक्टिविटीज होती हैं क्लासरूम में, पोल्स वगैरह, ब्रेकआउट रूम। ये बेटे वो कार आप करवाते ही नहीं। एक मिनट ठहर जा। नहीं सर, किस्मत में नहीं है। लागू चलती रहा। हाँ क्या कह रहे थे आप बख्श? सर छोड़े, छुट्टी कराएं। और तू बहुत जलीला। खैर जा, किधर गया, किधर है? मैं इसे कह भी रहा हूँ, ये इसके अंदर ना तीली फंसा है। ये आपको तेज पढ़ाते हैं, आप कुछ करेंगे। लाइट आ गई है इसकी। चल पड़ा, पैसे ऐसे चलते हैं, अभी पहले आप गए हैं ना बैंक, फिर बंद हो गए। फिर बंद हो गया था, चल पड़ा था। चल पड़ा तो फिर बंद हो गया। एक मिनट हाँ जी करे, चले देखे यार। फिर बंद हो गया, यही तो बता, ये हुआ था। फिर बोर्ड पे ही पढ़ ले चलो कर लो फिर शायद आज मिस नोट्स यार, फिर आज के अल्लाह के वाले। फिर नोट करो मरो ना कॉपीज पे, कहने का मतलब ये है। उसे बुलाओ फिर यार, उसे कोई ये तो चल ही नहीं रहा है, वो सानू केड़े ध्याने लाता आई। यहाँ पकड़ के बैठ गए इसे ऐसे, आ जा।
आया एनु बस एनी फिंगर रख ला फिर उम्मीद है फिर चलता रहेगा इधर नु मेरे वाल नु मेरी तरफ को पुश करके रखना है ऐसे बह जा फिर 1 सेकंड छोड़े तुसी ला के चेक कर ले कहा तो है कहते एक्सटेंशन आज लेके आते हैं बहुत ज्यादा है तो पढ़ानी नहीं दे रही है सिर्फ लिखे जो आप ही मांगो अच्छा चलो यार सुनो जरा लिसन अच्छा जी हमारे पास मैं ये चीज बता रहा हूँ कि डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं चले अपना जरा जल्दी जल्दी से सुन लें इन डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एक इंस्ट्रूमेंट जो है बेटे हमारे पास मीटर रूल है इसी तरह से टेप है टेप के साथ साथ बेटे हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है वर्नियर कैलिपर अच्छा जी ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के सब की रीडिंग लेना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है सर इनकी रेंजेस भी बता देना वो बेटा सारी बताता हूँ और इसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है स्क्रू गेज ये हमारे पास कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आप लोगों ने लेंथ को मेजर करना है अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेटे हर एक इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है लीस्ट काउंट की देयर इज अ वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट फॉर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है लीस्ट काउंट का जो दूसरा नाम है आप लोगों ने याद रखना है इसे प्रिसीजन भी कहते हैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा आगे जाके मैंने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में डिफरेंस भी समझाना है बच्चे अक्सर एक ही चीज लिखाते हैं कि क्योंकि ये प्रिसाइज है क्योंकि ये एक्यूरेट है लेकिन ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो डिफरेंट है ये दोनों चीजें क्या है डिफरेंट अब लीस्ट काउंट बेटे हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड ये एक ऐसी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है जिसे आप लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मेजर कर सकते हैं यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट अच्छा जी अब इस चीज का मैं आप लोगों को थोड़ा सा मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस चीज को वो किस तरह से एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा अगर मैं यहाँ पे मीटर रूल लिखूं तो आप लोगों ने ज़हन में रखना है जी कि जो मीटर रूल है मीटर रूल के लिए हमारे पास जो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है इसके लीस्ट काउंट की ऊपर मैं यहाँ पे प्रिसीजन या लीस्ट काउंट लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू बेटे एग्जिस्ट करती है 1 मिलीमीटर जिसे 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं यहाँ बेटे इसे 1/10 सेंटीमीटर भी कहते हैं आप लोगों से एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना आना चाहिए चले ये जो मैंने बात यहाँ पे मेंशन की है कि ये 1/10 सेंटीमीटर है इस चीज का मैं तुम लोगों को मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ मैं ये कहता हूँ कि सपोज करें आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेजर्ड बाय यूजिंग मीटर रूल कि मीटर रूल को यूज करके हम लोग कौन सी करेक्ट मेजरमेंट जो है ले सकते हैं तो मैं ये कहता हूँ उसने ए ऑप्शन सपोज करें आप लोगों को दी हुई है वो कहता है जी ये 3 हमारे पास सेंटीमीटर है बी ऑप्शन में आप लोगों से कहता है जी कि रीडिंग है सपोज करें 3.0 सेंटीमीटर सी ऑप्शन में आप लोगों से कहता है रीडिंग है 3.00 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन में कहता है जी कि रीडिंग है 3.000 सेंटीमीटर क्या ये तीनों की तीनों या चारों की चारों रीडिंग वैल्यू सेम आइडेंटिफाई करवा रही है कि नहीं क्या करवा सारी दी की सारी रीडिंग 3 है प्रिसीजन लेकिन अलग है आप लोगों के पास इसकी प्रिसीजन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखें तो 3/1 सेंटीमीटर
अगर 3.0 लिखे तो डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। इसी तरह से इसे लिखेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 आएगा, और इसे लिखेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा। तो आप लोगों के पास 1/10 वैल्यू इसमें से कौन सी है, कौन सी वाली वैल्यू है, बी। इसका मतलब यह है कि बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर मीटर। सर क्वेश्चन है, जी जी। सर इसकी क्या मतलब हम लोग रेंज क्या लिखेंगे, कहाँ से लेके रेंज कहाँ बेटे तक अभी ले रेंजेस मैं सकते हैं? बाद में बताता हूँ, पहले मैं प्रिसिजन वाला टॉपिक जरा समझा ओके दूं। ओके ओके। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आप लोगों के पास सेम इसी तरह से मेरे बेटे, जब वो पूछेगा टेप के बारे में, तो आप इसके बारे में भी मेरे बच्चे याद रखेंगे कि जो टेप होता है ये भी सेम लीस्ट काउंट इसका होता है 1, सॉरी यहाँ पे मिलीमीटर लिखना था, ऊपर भी बोला मैंने ठीक है, लेकिन लिखा गलत था। इसे आप लोग 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं, जो कि इक्वल होता है 1/10 ऑफ सेंटीमीटर के। इसका मतलब यह है कि सेम दोनों की प्रिसीजन बिल्कुल एक जैसी। ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड में देखें, जिसे आप लोग कहते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है बेटे, हमारे पास ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू हमारे पास 0.1 मिलीमीटर है, जिसे बेटे आप लोग लिखते हैं 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, या इसे आप लोग लिखते हैं 0.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, या बेटे हम लोग इसे लिखते हैं 1/100 ऑफ सेंटीमीटर। अब पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे सकता है, मुझे ये बताएं क्या 1/10 ऑफ मिलीमीटर जो है क्या 1/100 ऑफ सेंटीमीटर के इक्वल है, जी दोनों इक्वल है। इक्वल है ना। जी अब जी। पेपर में जरा क्वेश्चन सुनेंगे, पेपर का क्वेश्चन है जो मैं आप बोलने लगूंगी, आपके एग्जाम में 3 दफा सवाल आया हुआ है। उसने ये क्वेश्चन जो मैंने नीचे ऑप्शंस लिखी हैं ये इस क्वेश्चन के लिए दी थी, जो अब मैं लिखने लगा हूं। उसने कहा जी कि वर्नियर कैलिपर जो है रीड्स 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। अब उसने आप लोगों को स्टेटमेंट में 1/10 ऑफ मिलीमीटर दिया है, लेकिन ऑप्शन किस यूनिट में है, सेंटीमीटर में है। तो जिस बच्चे को ये याद होएगा कि हमारे पास 1/10 ऑफ मिलीमीटर वो 100th ऑफ सेंटीमीटर है, तो जी इस बात का मतलब है सिर्फ ये वही बच्चा इसे करेक्टली सॉल्व कर सकेगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होएगा, सी। सी। इसका मतलब वर्नियर कैलिपर के लिए हमारे पास करेक्ट आंसर 3.00 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, बात की समझ आ गई है जी ये। ठीक है जी, तो ये चीजें बेटे आप लोगों से इस तरह से एग्जाम में वो पूछेगा, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी तरह से जब आप लोग इसके बारे में, स्क्रू गेज के बारे में बेटे ये चीजें लिखते हैं, तो स्क्रू गेज के बारे में बेटे जब हम लोग इन्हीं चीजों को मेंशन करेंगे, तो स्क्रू गेज जो है ये बेटे 0.01 मिलीमीटर, जो कि 1/100 ऑफ मिलीमीटर है, 1/1000 ऑफ सेंटीमीटर। और ये बेटे 0.001 सेंटीमीटर है, जिसे आप लोग लिखते हैं कि ये 1/1000 है किसका, ऑफ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर का 1000th पार्ट है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के पास लीस्ट काउंट्स है, इन्हें इस तरह से भी आप लोगों को रीड आउट करना आना चाहिए। अगर ये चीजें इस तरह से नहीं आती होंगी तो क्वेश्चन आप लोगों के गलत होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूरा कर देता हूँ। क्वेश्चन उसने इस तरह से पूछा हुआ था कि वर्नियर कैलिपर रीड्स 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेजर्ड। इनमें से कौन सी जो ऐसी रीडिंग है करेक्टली मेजर्ड यूजिंग, ठीक है जी, वर्नियर कैलिपर, कि वर्नियर कैलिपर से कौन सी करेक्ट रीडिंग आप लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटे मैं यहाँ पे इससे सर्कल करूंगा सी को, कि सी इसका करेक्ट आंसर है। चलें, आप मुझे बताएंगे ईशान, अगर यही क्वेश्चन आ जाता, उसका यही ऑप्शंस होते फॉर स्क्रू गेज, तो आंसर क्या होता स्क्रू गेज के लिए, डी।
D is the correct answer for screw gauge. ठीक है, B is correct answer for मीटर रूल। वर्नियर बात की कैलिपर। समझ आ गई? समझ आ गई बात की? यस इसी सर। तरह से एक लास्ट पॉइंट सुन लें, लास्ट पॉइंट सुन लें जी, वो ये कि अगर आंसर मिलीमीटर में होते सेंटीमीटर की बजाय, ठीक है, वो कहता है जी नहीं ये रीडिंग मिलीमीटर में है, तो मीटर रूल के लिए करेक्ट आंसर क्या होता? मीटर रूल के लिए करेक्ट आंसर क्या होता जी? समझ नहीं आई ए। सर, क्या बोला आपने, वो प्लीज कहता है रिपीट जी करें। सेंटीमीटर की बजाय आंसर है मिलीमीटर में। ठीक है। ठीक है, तो मीटर रूल बी के लिए आंसर करेक्ट होगा। आंसर क्या होता? बी। ए। बी किसके लिए होता? वर्नियर वर्नियर कैलिपर। कैलिपर। और सी आंसर किसके लिए होता? स्क्रू गेज के लिए। बात की समझ आ गई है जी? इज इट क्लियर जी? एमएस समझ आ गई बेटा? ठीक है जी। लास्ट क्या बेटे? मैंने मेरे बेटे बोला है कि अगर आंसर उसने सेंटीमीटर की बजाय मिलीमीटर में दिए होते तो इसका मतलब है ए आंसर मीटर रूल और टेप के लिए होता, बी आंसर वर्नियर कैलिपर के लिए होता, और सी आंसर बेटे स्क्रू गेज के लिए होता। ठीक है, अच्छा जी चलें, इसके बाद जरा सुनेंगे। इसके बाद बेटे आप लोगों के पास इस टॉपिक में आ जाता है कि आप लोगों को प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में डिफरेंस समझा देता हूँ। ठीक है, कि हमारे पास जब भी क्वेश्चन आप लोग एटीपी में सॉल्व करते हैं, चैप्टर नंबर 1 सारे का सारा एटीपी और P1 है, P2 में इसका कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसे एटीपी के हवाले से ज्यादा पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एटीपी में क्या चीजें पूछेगा उनका पता चले। जब आप लोग मार्किंग की पढ़ते हैं तो मार्किंग की में कहीं पे लिखा होता है रीडिंग इज एक्यूरेट, कहीं पे लिखा होता है रीडिंग इज प्रिसाइज। ठीक है, तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ के देख लेते हैं जितने से आप लोगों का गुजारा होगा। ठीक है, तो मैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस जो है ये समझा देता हूँ, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अच्छा जी, ये जो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है इसमें डिफरेंस को डेफिनेशंस के थ्रू समझाने की बजाय मैं हेल्प लेता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यूज की। ठीक है, ताकि आप लोगों को जरा इजीली बात समझ आ जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि सपोज करें एक बुक थी, मैं उस बुक की लेंथ मेजर कर रहा हूँ। बुक की लेंथ मैंने सपोज करते हैं जी फाइंड मेजर की, सॉरी फाइंड नहीं, ये है 9.5 सेंट, ये इसकी वैल्यू है मेरे पास 9.5 सेंटीमीटर, ये मेरे पास इसकी एक्चुअल रीडिंग है। ठीक है, ये मेरे पास बेटे इसकी एक्चुअल रीडिंग है, मतलब एक्यूरेट रीडिंग इसकी 9.5। मैंने आप सभी बच्चों को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए, किसी को मीटर रूल दे दिया, किसी को हाफ मीटर रूल दे दिए, किसी को आप लोगों के पास टूटे हुए मीटर रूल दे दिए, और मैंने कहा जी कि इसकी जरा एग्जैक्ट लेंथ आप लोग मुझे फाइंड करके दिखा दें। बच्चे जो थे उन्होंने एक मीटर रूल को यूज करके रीडिंग्स जो कैलकुलेट की, वो रीडिंग्स इस तरह से कैलकुलेट की जी, ये हमारे पास 8.9 सेंटीमीटर थी। एक बच्चे ने कैलकुलेट की 8.8 सेंटीमीटर है, और एक बच्चे ने इसे फाइंड किया दैट इज 9.0 सेंटीमीटर। ठीक है जी, लेकिन जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो था उन्होंने रीडिंग बेटे कैलकुलेट की 9.6 सेंटीमीटर, एक ने कैलकुलेट की 9.4 सेंटीमीटर, और एक ने कैलकुलेट की वो रीडिंग थी जी 9 पॉइंट हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताएं इनमें से आप लोगों के पास जो एक्चुअल रीडिंग है उनके क्लोजर कौन सी वैल्यूज है, सर ये 9 वाली है कि 9.6 8 वाली है? 9 वाली है 9 वाली वैल्यूज है। तो सर, इनके रिमेंबर एवरेज ले वन लेंगे। थिंग, अगर कोई ग्रुप, अगर कोई सेट ऑफ रीडिंग्स वो हमारे पास एक्चुअल रीडिंग के क्लोजेस्ट हुए, किसके क्लोजेस्ट हुए? एक्चुअल रीडिंग के एक्चुअल। क्लोजेस्ट हुए, तो हम लोग उन रीडिंग्स को कहते हैं कि ये एक्यूरेट रीडिंग्स हैं। इन्हें क्या कहते हैं कि ये क्या है? एक्यूरेट रीडिंग है। लेकिन क्या ये रीडिंग ट्रू रीडिंग के क्लोज है कि नहीं है? नहीं नो। है। लेकिन क्या ये आपस में एक दूसरे के क्लोजर है? जी तो जी। मे भी ये हो सकता है कि जो उन्हें मीटर रूल मिला है उसमें कोई एरर प्रेजेंट था, हो सकता है वो टूटा हुआ हो, बच्चों को समझ नहीं थी आ रही, तो उन्होंने जो रीडिंग ली वो रीडिंग इन्होंने फाइंड की, वो उस मीटर रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट आ रही थी। ठीक है, तो इन रीडिंग्स को जो ट्रू वैल्यू के क्लोजर नहीं है लेकिन
एक दूसरे के क्लोजर है, इन रीडिंग्स को हम लोग प्रीसाइज रीडिंग कहते हैं। ठीक। समझ आ गई बात की? उमर समझ आई है बेटे कि प्रीसाइज रीडिंग्स क्या होती हैं, कि हाउ रीडिंग्स आर क्लोजर टू ईच अदर, एंड एक्यूरेट रीडिंग्स क्या होती हैं कि हाउ रीडिंग्स आर क्लोजर टू एक्यूरेट वैल्यू, कि वो रीडिंग्स एक्यूरेट वैल्यू पे कितना क्लोजर है और वो आपस में कितना क्लोजर है। इन दोनों के डिफरेंस को आप लोग प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को रेफर करते हैं। तो जब भी P4 में सवाल आएगा तो आप लोगों को अगर उसने कोई रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है जी कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 एग्जैक्ट है, आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 9.6, तो वो आप लोगों से आंसर क्या पूछेगा? वो कहता है जी बताएं क्या ये रीडिंग जो आपने कैलकुलेट की है इसके बारे में आपका क्या कंक्लूजन है? आप लोग बताएंगे रीडिंग इज एक्यूरेट। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के पास 5-6 सेट ऑफ रीडिंग आ रहे हैं और रीडिंग सभी की आ रही है 8, 8.1, 8.05, तो आप लोग बताएंगे दीज रीडिंग्स आर प्रीसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये प्रीसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। बात की समझ आ गई? तो मैं बेटे इनमें डिफरेंस आप लोगों को लिख देता हूँ। तो एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी को बेटे जब मैं लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा कि हाउ readings are closer to true value। अब ये ट्रू वैल्यू कौन सी वाली वैल्यू है? जो एक्चुअल वैल्यू है, और एक्चुअल वैल्यू के रीडिंग्स एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोजर है, आप लोग इसे क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। एंड हाउ रीडिंग्स आर क्लोजर टू इटसेल्फ, कि ये रीडिंग्स जो है एक दूसरे के कितना क्लोजर है, इन्हें आप लोग क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस याद रखना है। पेपर में जब आप लोगों को इसका क्वेश्चन आएगा तो पेपर में क्वेश्चन को बेटे आप लोगों ने गलत नहीं करना। अब ये बात नहीं वहां पे करनी है जी कि ये एक्यूरेट है। हर एक का जवाब ना तो एक्यूरेट होता है, हर एक का ना ही जवाब प्रिसाइज होता है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस आप लोगों को बताने का पर्पज ये है ताकि आप लोगों को P4 में जो आंसर्स लिखने होते हैं उसमें डिफरेंस पता चल सके। बात समझ आ गई है जी? इज इट क्लियर? इसके बाद बेटे हमारे पास इस चैप्टर में आ जाते हैं, ठीक है जी, एरर्स आ जाते हैं। इस चैप्टर में बेटे हमारे पास आ जाएंगे एरर्स। एरर्स बेटे हमारे पास ये एक्चुअली डिफरेंस होता है। सर जीरो एरर और पैरेलैक्स एरर। नहीं बेटे और भी बहुत होते हैं, पहले जरा सुन लें। एवरेज डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स। कि एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल रीडिंग में आपस में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप लोग क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। एरर बेटे आप लोगों के पास जनरली ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। इनकी मेजरली टू टाइप्स हैं। इन टू टाइप्स में आप लोगों के पास जो बातें आ जाएंगी, इन बातों में पहली तो ये बात देखें, इन्हें हम लोग कहते हैं दीज आर रैंडम एरर्स। एक होते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स जो है बेटे ये हमारे पास रेफर करते हैं ह्यूमन एरर्स को। मतलब ये कि रीडिंग को लेते हुए पैरेलैक्स एरर आ गया, ठीक है, ह्यूमन रिएक्शन एरर आ गया, ठीक है, टाइम की मेजरमेंट लेते हुए। तो जितने भी ह्यूमनली पॉसिबल एरर्स हैं वो सारे के सारे रैंडम एरर जो हमारी गलती की वजह से आ रहे हैं एरर्स, उन एरर्स को क्या कह रहे हैं? ह्यूमन एरर्स को क्या कह रहे हैं? रैंडम एरर्स। तो ये जो रैंडम एरर्स हैं बेटे इनमें जर्नली जो हमारे से एग्जाम में पूछता है, जर्नली बेटे हमारे पास एग्जाम में वो ये पूछता है जी कि आप लोगों के पास हो जाता है पैरेलैक्स एरर हो जाता है। पैरेलैक्स एरर किस वजह से आता है? जब आंख परपेंडिकुलर ना हो रीडिंग के। पैरेलैक्स एरर की बेटे जो कॉज होती है, रिमेंबर वन थिंग, रॉन्ग पोजीशन ऑफ द आई होती है। रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई। एग्जाम में पूछ लेता है जी कि इस एरर को फिक्स कैसे करते हैं, ठीक है, इसे क्लियर कैसे करते हैं, इसे आप लोग दोबारा से ठीक कैसे कर सकते हैं।
हाउ टू अवॉइड दिस एरर। तो इसके लिए अवॉइड करने का बेटे जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार को याद रखना है कि आई जो है या हमारे पास लाइन ऑफ साइट का वर्ड यूज करता है, या लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू रीडिंग। आप लोगों ने सिंपली ये आंसर वहां पे लिखा ना। जब भी क्वेश्चन आए और आप लोगों को लगे कि पैरेलक्स एरर है, तो पैरेलक्स एरर को बेटे करेक्ट करने का एक ही तरीकाकार है कि हमारा लाइन ऑफ साइट रीडिंग के बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। चले मैं इसकी डायग्रामेटिकली भी एग्जांपल दे देता हूँ। वो आप लोगों से डायग्रामेटिकली इस तरह से पूछ लेता है, वो कहते हैं जी ये मीटर रूल है, इस मीटर रूल की ये रीडिंग जो है बेटे ये 0 है, ये रीडिंग कहता है सपोज करें 100 सेंटीमीटर है। कहता है जी जो बॉल थी, बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, दिस बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। कहते हैं जी आप लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो बॉल थी इसकी एग्जैक्ट हाइट कितनी है। तो आप लोगों ने पुत्र ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो हमारा लाइन ऑफ साइट है, वो लाइन ऑफ साइट ये है कि ये हमारी आई की पोजीशन होनी चाहिए। आई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू रीडिंग, ताकि आप लोगों के पास पैरेलक्स एरर को अवॉइड किया जा सके। पैरेलक्स एरर को अवॉइड करने के लिए हमारा जो आई की पोजीशन है, दैट आई पोजीशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द रीडिंग, दैट आई पोजीशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द रीडिंग। डायग्रामेटिकली भी पूछ सकता है और बेटे थ्योरेटिकली भी पूछ सकता है। मैंने आप लोगों को थ्योरी वाला आंसर भी लिख के दे दिया है। इसी तरह से ह्यूमन एरर्स में हमारे पास जो एक टाइप आ जाती है, इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिएक्शन एरर। ह्यूमन रिएक्शन एरर जो है ये जर्नली, वैसे तो इसकी बहुत ज्यादा टाइप्स हो सकती हैं रैंडम एरर्स की, लेकिन जर्नली आपको दो ही आएंगे। ये जर्नली बेटे टाइम रीडिंग्स में होता है, टाइम वाले एक्सपेरिमेंट्स में ये एरर होता है, ठीक स्टॉप है। वॉच को और स्टॉप जो करने में हमारे जो टाइम। पास पैरेलक्स एरर है, ये यूजुअली हमारे पास लेंथ वाले एक्सपेरिमेंट्स में होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब जब ह्यूमन रिएक्शन एरर की बात करेंगे तो आप लोग इसे किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसका अवॉइडिंग प्रोसेस क्या होएगा कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड टेक द एवरेज। रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड देन टेक द एवरेज। और बेटे आप लोगों ने यहाँ पे इसकी एवरेज ले लेनी है, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है और उससे रिपीट करते हुए उसकी एवरेज ले लेनी है। ये इसका अवॉइडिंग प्रोसेस होता है। इसी तरह से जो हम लोगों ने एक टाइप पढ़ी रैंडम एरर्स की, तो दूसरी बेटे टाइप होती है, इन्हें कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। दूसरे जो एरर्स हैं इन्हें कहते हैं दीज आर सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर यूजुअली आप लोगों के पास बेटे होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं। अब जो आगे बख्श आप कह रहे थे, ये बेसिकली बेटे वो हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में क्या आ जाता है। फॉर एग्जांपल, तो पहली एग्जांपल आप बोलेंगे, पहले क्या बोला था आपने बख्श? जीरो एरर। जीरो एरर। कि जीरो पॉजिटिव एरर, और चलिए नेगेटिव। मैं आप लोगों को लिख देता हूँ कि जीरो एरर बेटे अब आप लोगों का नॉट इन सिलेबस है, ये चीज आप लोगों से अब असेस नहीं की जाएगी जीरो एरर की, ठीक है। फॉर दो चीजों के लिए, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, दोनों केसेस में जो जीरो एरर है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, ठीक है। हाँ, जीरो एरर उनका जरूर पूछा जा सकता है, आप लोगों से एम नीडल का पूछ लेता है, तो समटाइम्स ये होता है नीडल स्टिक कर जाती है, जंग लग जाता है, ठीक है। रस्टिंग की वजह से वो हमारे पास अपनी जगह को नहीं छोड़ रही है, तो रीडिंग उसकी थोड़ी सी या प्लस शो कर रही है या माइनस शो कर रही है, तो इसे भी जीरो एरर ही कहते हैं, ठीक है। कि जो हमारे पास नीडल जो है, वो नीडल अगर अपनी पोजीशन में स्टिक कर जाए, तो ये जो एरर होता है, इस एरर को भी जीरो एरर ही कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई मीटर रूल है वो शुरू से ब्रेक हुआ हुआ है, वो आप लोगों के पास रीडिंग ही 2 सेंटीमीटर से शो कर रहा है, तो इसे भी उसका जीरो एरर कहेंगे, ठीक है। ठीक है। तो बेटे ये इस तरह से चीजें हो सकती हैं, ये चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा, ये एरर्स वगैरह आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। गॉट इट। इसके बाद बेटे यस हमारे सर। पास रेंजेस आ जाती हैं।
फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। जो हमारे पास लेंथ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन लेंथ इंस्ट्रूमेंट्स की डिफरेंट रेंजेस हैं। ठीक है, क्या क्या रेंजेस हैं जी इनकी, जरा इन रेंजेस के बारे में सुन लें। तो आप लोगों को जब स्टेटमेंट पढ़ें तो स्टेटमेंट पढ़ के आप लोगों ने सबसे पहले इन चीजों का अंदाजा करना है। ठीक है, मीटर रूल जो है इसकी रेंज होती है, आप लोगों ने याद रखना है, ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर एंड लेस देन 100 सेंटीमीटर के लिए ये बेस्ट टू यूज है। इसे अगर मीटर्स में कहेगा तो मीटर्स में रीडिंग कितनी होएगी अंश? अगर ये मीटर में कहता है तो ये रीडिंग कितनी होएगी? और दूसरी 0.15 मीटर। तो जरूरी नहीं है कि मैंने सेंटीमीटर में लिखा तो उधर सेंटीमीटर में पूछेगा, रीडिंग मीटर में भी पूछ सकता है। वो फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन दे देता है, वो कहता है जी एक कॉपर वायर है, उसकी लेंथ है हमारे पास टोटल 0.8 मीटर, तो कहता है उसके लिए बेस्ट टू यूज इंस्ट्रूमेंट कौन सा होएगा? मीटर तो क्या रूल। 15 से ज्यादा और 100 से कम है? तो कौन से वाला होएगा? मीटर रूल। तो इसे आप लोग यूज करते हैं फॉर स्ट्रेट एंड फॉर स्ट्रेट लेंथ्स ओनली। इसे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लेंथ्स के लिए यूज किया जाता है कि जो स्ट्रेट लेंथ्स हैं, स्ट्रेट लेंथ्स को कैलकुलेट करने के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है जी, मेजर करने के लिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है टेप। टेप को यूज किया जाता है ग्रेटर देन 1 मीटर के लिए। सर मीटर्स में भी लिख देना इसके मीटर रूल का। चल यार वो लिख लेना, या इधर चले मैं लिख देता हूँ 0.1 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, और इधर लिख देता हूँ इक्वल होता है 1 मीटर। ओके, थैंक अच्छा यू। जी, फॉर या ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर्स, ये फॉर स्ट्रेट एज वेल एज कर्व लेंस के लिए होता है, एज वेल एज कर्व लेंस। चले मुझे ये बताएं, एक गोल्फ बॉल है, गोल्फ बॉल का सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस के लिए मीटर रूल बेस्ट यूज होएगा कि टेप? टेप। क्यों? टेप। क्योंकि गोल्फ बॉल जो है वो हमारे पास राउंड शेप में है, तो जो कर्व्ड एंड लेंस है, कर्व लेंस के लिए हमेशा टेप ही यूज करते हैं, चाहे उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर से कम ही क्यों नहीं। ठीक है, अच्छा जी, फिर मेरे बेटे हमारे पास आ जाता है वर्नियर कैलिपर। तो बेटे जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर के लिए बेटे हम लोग याद रखेंगे कि इसे आप लोग यूज करते हैं ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर एंड लेस देन 15 सेंटीमीटर के लिए ये बेस्ट टू यूज है। और इसे यूज करते हैं फॉर स्मॉल लेंस एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर। और एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स के लिए। और इसी तरह से बेटे हम लोग इसे स्क्रू गेज को यूज कर रहे होते हैं। तो बेटे जो स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज लेस देन 5 सेंटीमीटर के लिए होता है, और ये फॉर स्मॉल लेंस एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ओनली। बस, ठीक है जी, ये फॉर स्ट्रेट लेंस और स्मॉल स्ट्रेट लेंस, और हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर्स के लिए होता है, इससे इंटरनल डायमीटर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वो अभी तो लेंथ वाला काम रहता है, तो बाकी फिर कल कर लेते हैं। क्लास लेट शुरू हुई थी, तो क्लास ख़त्म भी लेट ही हुई है तकरीबन। ठीक है।